हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का निर्माण पर चर्चा करेंगे। और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, जैसे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी के एकीकरण की व्याख्या करें या इटली के एकीकरण की व्याख्या करें कि इनका जो एकीकरण है वो एक राष्ट्र के रूप में कैसे बने। तो हमें ये देखना है कि जिन देशों को हम आज एक राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं कि वो एक देश हैं, तो क्या वो उससे पहले ऐसे ही थे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी के बारे में। तो एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो रेड कलर से हमें दिखाई दे रहा है, ये है जर्मनी कंट्री, जर्मनी देश है ये। लेकिन अभी तो हमें ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले ये इस तरह का नहीं था। ये अलग अलग राज्यों में डिवाइड था, जिन पर अलग अलग रूलर्स रूल करते थे, अलग अलग शासक थे उनके बारे में हम जानेंगे। German unification was a long and complicated process. In the beginning of the 19th century, Germany was not a unified country but a collection of 39 autocratic states. जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही। और जर्मनी एक देश नहीं था पहले, बल्कि अलग अलग राज्य थे। तो अगर हम 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें तो उसमें अलग अलग राज्य थे और लगभग 300 स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में डिवाइड था वो। बाद में हमने देखा था कि नेपोलियन ने अटैक किया था यूरोप के ऊपर, कई सारी जगहों को उसने जीता, तो उन्हीं राज्यों में से उसने 39 स्टेट्स बना दिए, जिनके ऊपर उसको रूल करने में आसानी होगी। तो उसने अलग अलग राज्य बनाए, 39 स्टेट्स उसने बना दिए। हालांकि नेपोलियन की डिफीट के बाद भी वो 39 स्टेट्स जो थे वो बने रहे। तो हमने देखा कि 39 स्टेट्स में ये डिवाइड था जर्मनी, अलग अलग राज्यों में। और इसका यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ, तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल था इसकी यूनिफिकेशन में, वो एक राज्य था जिसका नाम था प्रसिया। और प्रसिया का जो चीफ मिनिस्टर था, उसका सबसे बड़ा रोल है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जिसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। तो ओटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रसिया, वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मनी को बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो है ओटो वॉन बिस्मार्क का, जिसने अलग अलग राज्यों के साथ, अलग अलग देशों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी कई सारी, और जर्मनी को एक देश के रूप में बनाया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification in Germany in January 1871। तो उसने डेनमार्क के साथ, इसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ और फिर लास्ट में फ्रांस के साथ 3 अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद जाकर कहीं 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो पाया। जर्मनी जो था वो एक देश बन पाया। तो अभी हम मैप में समझेंगे कि किस तरह से, कहाँ कहाँ से उसने लड़ाइयाँ लड़ी, किन किन के साथ उसकी लड़ाइयाँ हुई। द प्रेजेंट किंग विलियम फर्स्ट, तो उस समय जो प्रसिया के किंग थे वो थे विलियम फर्स्ट। ओटो वॉन बिस्मार्क वहाँ का किंग नहीं, बल्कि वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, जिसको विलियम फर्स्ट ने बनाया था चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ के किंग जो थे वो विलियम फर्स्ट थे। द प्रेजेंट किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो वर्साइल में एक सेरेमनी हुई, एक समारोह हुआ, और उस समारोह में
विलियम फर्स्ट जो थे प्रुसिया के किंग, उनको जर्मनी का शासक बना दिया गया, सम्राट बना दिया गया। तो उस मीटिंग में कई सारे लोग इकट्ठे हुए, ओटो वन बिस्मार्क, इसके अलावा जर्मनी के जो प्रिंसेस थे, आर्मी के पर्सन्स थे, गैदर्ड इन द हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्साइल टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुसिया। तो प्रुसिया के जो किंग थे काइजर विलियम फर्स्ट, उन्हीं को जर्मनी का शासक बनाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल था वो प्रुसिया का ही था इसमें एकीकरण में। तो मैप से हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैप में हम देखें, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो क्षेत्र है ये हमें दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर में, ये प्रुसिया है। जो प्रुसिया का ये क्षेत्र था, कुछ ये अलग अलग राज्य भी हैं। तो ये जो मेजर हम लोग ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये पूरा प्रुसिया का क्षेत्र था, जो एक बड़ा राज्य है। तो 39 स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से जो स्टेट्स थे उनमें प्रुसिया एक बड़ा राज्य था। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो ये जो है, ये वाला क्षेत्र ये है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया भी एक बड़ा राज्य था। तो प्रुसिया और ऑस्ट्रिया जो थे वो बड़े क्षेत्र थे, बड़े राज्य थे। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे राज्य हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैक्सोनी, हैनोवर, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो ये दो बड़ी शक्तियाँ थीं उस समय जर्मनी में। तो जर्मनी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो एक एरिया था उनकी लगभग लैंग्वेज एक जैसी थी, एक जैसा कल्चर था, और इसीलिए इन्होंने चाहा कि हम इसको एक देश के रूप में संगठित करें, इसको एक देश बनाएं। तो इसकी जो पहल थी एकीकरण की, वो की थी प्रुसिया ने। और प्रुसिया ने किस तरह से ये काम किया, तो हमने देखा कि उसकी 3 लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहले उसने डेनमार्क के साथ लड़ाई लड़ी, उसके साथ वॉर रही इसकी प्रुसिया की, जिसमें ये जो यहाँ पर हमें एरिया दिखाई पड़ रहा है, जो क्षेत्र हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्षेत्र जो है इस पर अधिकार किया इसने, प्रुसिया ने। हालांकि उस समय ऑस्ट्रिया को भी उसने साथ में लिया, और ऑस्ट्रिया और प्रुसिया दोनों ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, यानी कि जर्मनी का जो ये एरिया था उसको डेनमार्क से छीना। इसके बाद ये जो दोनों बड़े राज्य थे, तो इनमें से छोटे छोटे राज्यों में से कई राज्य ऐसे थे जो प्रुसिया के साथ मिल गए, और बाकी राज्य नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे वो प्रुसिया के साथ मिले, और सदर्न स्टेट्स अधिकतर ऑस्ट्रिया के साथ मिल गए। तो ये बड़ी शक्तियाँ बचीं दो जर्मनी में। फिर प्रुसिया और ऑस्ट्रिया की आपस में लड़ाई हुई, वॉर हुई, जिसमें प्रुसिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और उसके बाद ये जो ऑस्ट्रिया का जो पूरा क्षेत्र था ये भी सब इसी में जर्मनी में ही शामिल हो गया, यानी कि प्रुसिया के अंडर में ही ये पूरा क्षेत्र आ गया, जिसको जर्मनी नाम दिया गया। तो इस तरह से यूनिफिकेशन तो हो गया जर्मनी का, लेकिन लास्ट में जो ऑस्ट्रियन लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो प्रुसिया के अंडर में रहें। तो बाद में जब फ्रांस ने अटैक किया इनके ऊपर, यानी कि जो जर्मनी बन गया था उसके ऊपर जब फ्रांस ने अटैक किया, तो ऑस्ट्रियन जो लोग थे उन्हें भी ये लगा कि हम लोग एक ही हैं, एक ही जैसा हमारा कल्चर है, तो हमें मिलकर इनसे लड़ना चाहिए, और इन्होंने मिलकर फ्रांस को हराया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रुसिया की 3 लड़ाइयाँ हुई, डेनमार्क के साथ, उसका बाद ऑस्ट्रिया के साथ, और फ्रांस के साथ। हालांकि जो लड़ाई हुई फ्रांस के साथ उसमें आर्मी जो थी वो प्रुसिया की थी। तो इस तरह से 1871 में इसका यूनिफिकेशन हो गया। और जो हमने सबसे पहले राज्य देखा था, जो देश देखा था जर्मनी, आज इस तरह से है, वो एक यूनिफाइड कंट्री है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण के ऊपर। तो इटली का जो एकीकरण हुआ उसका प्रोसेस समझेंगे कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो
19वीं शताब्दी में अगर हम देखें मध्य में, तो इटली जो था वो लगभग 7 राज्यों में डिवाइड था। छोटे छोटे राज्य थे, जैसे जर्मनी में वैसे इटली में भी छोटे छोटे राज्यों में वो डिवाइड था। ऑफ 7 स्टेट्स ओनली वन, सार्डिनिया पीडमोंट, वाज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो इतने स्टेट्स में सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था, सार्डिनिया पीडमोंट, जिसके ऊपर किसका अधिकार था? इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी कि जो इटली के थे। तो सार्डिनिया पीडमोंट ही एक ऐसा राज्य था जो इटली के लोगों का था या उनका अधिकार था। बाकी सभी राज्यों पर अलग अलग जो एम्पायर्स थे उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, और जो सार्डिनिया पीडमोंट राज्य था उसका शासक था विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो इटली का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो क्षेत्र था वहाँ के लोगों की लैंग्वेज कल्चर एक जैसा था, तो उन्हीं में से ये भी थे सार्डिनिया पीडमोंट वाले। लेकिन बाकी राज्यों पर अधिकार दूसरों का था जो बाहर से आए हुए थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, एंड सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बो किंग ऑफ स्पेन। तो जितना नॉर्थ का एरिया था उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो एक एम्पायर है हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया का, उसका अधिकार था, यानी कि ऑस्ट्रिया का अधिकार था नॉर्थ पर। द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, तो सेंटर का जो क्षेत्र था उस पर पोप का अधिकार था, जो हम कहें कि क्रिश्चियंस में जो कैथोलिक्स हैं उनके सबसे बड़े रिलीजियस हेड माने जाते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं, और उनको पूरा सपोर्ट करता है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में कैथोलिक्स ज़्यादा हैं और फ्रांस जो था वो पोप को पूरा सपोर्ट करता था, इसीलिए वो वहाँ पर शासन कर पा रहे थे। और जो सदर्न रीजन था वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। तो ये भी बुर्बो किंग हैं, लेकिन ये फ्रांस के नहीं बल्कि स्पेन के थे। तो स्पेन के जो बुर्बो किंग्स थे वो सदर्न रीजन पर अपना अधिकार किए हुए थे, जो सिसिलीज के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द 1830s जूसेपे मेज़नी हैड ट्राइड टू यूनाइट इटली। तो 1830 की अगर हम बात करें तो जूसेपे मेज़नी ने ये प्रयास किया था कि वो इटली को एक कर दे। इटली के एकीकरण का कोशिश उसने की, जो कि एक क्रांतिकारी था, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, जिसने एक ग्रुप, एक एसोसिएशन बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि ये यूनिफाइड इटली है यूरोप में। यहाँ पर अगर हम रेड कलर में जो है ये यूनिफाइड इटली है, मतलब एक एकीकृत देश इटली है, जो एट प्रेजेंट में इस समय इटली इस तरह का है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये छोटा सा देश है जो कि 7 राज्यों में डिवाइड था। तो उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज रिजल्ट ऑफ वॉर्स, मैनी वॉर्स। तो कई सारी लड़ाइयाँ हुई जिसके बाद इटली का एकीकरण हुआ। यहाँ पर मनी वार्स नहीं, मैनी वार्स हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट वाज कावूर। तो सार्डिनिया पीडमोंट जो हमने देखा कि इटली का राज्य था, उसका चीफ मिनिस्टर था कावूर, जो कि कहा जाता है नॉरे रिवोल्यूशनरी एंड नॉरे डेमोक्रेट, जिसके बारे में कहते हैं कि ना तो ये रिवोल्यूशनरी है और ना ही डेमोक्रेट है, ना तो ये क्रांतिकारी था और ना ही ये हम कहें कि लोकतंत्र में विश्वास करता था। तो ये चाहता था कि सारा एरिया, सभी राज्य सार्डिनिया पीडमोंट के अंडर में रहकर ही एक देश बने और सब पर सार्डिनिया पीडमोंट का ही अधिकार हो। लेकिन एक रिपब्लिक या एक डेमोक्रेसी ये नहीं चाहता था कि इटली में आए। हालांकि ज्यूसेपे मेज़नी, इस तरह के लोग जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पर एक रिपब्लिक बने, एक डेमोक्रेसी आए। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। तो जो कावूर था उसने एक हम कहें आंदोलन चलाया इसको एकीकृत करने का, इटली को। चीफ मिनिस्टर कावूर मेड ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एंड सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो जो चीफ मिनिस्टर थे कावूर, उन्होंने फ्रांस के साथ एक ट्रीटी कर ली, संधि कर ली कि फ्रांस जो है
क्योंकि फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया से भी उसकी हम कहें कि अच्छी दोस्ती थी। फिर भी जब सार्डिनिया पिडमोन और ऑस्ट्रिया की आपस में लड़ाई हुई तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया की हेल्प नहीं की, और जो उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन थर्ड, उसने सार्डिनिया पिडमोन की हेल्प की, और सार्डिनिया पिडमोन को जो नॉर्दर्न एरिया था वो मिल गया, जो कि हम अभी मैप में देखेंगे 1859 में। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। जैसे कि हमने देखा ज्यूसेपे मैज़नी, उसी तरह से ये ज्यूसेपे गैरिबाल्डी हैं। जॉइंट यूनिफिकेशन मूवमेंट, इन्होंने जो यूनिफिकेशन मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया, और इन्होंने अपनी एक बड़ी आर्मी बना रखी थी, रेड सेट्स के नाम से उनको जानते थे। इन 1860 they marched into South Italy, and the kingdom of Two Sicilies succeeded to drive out the Spanish rulers with the help of local people। तो इन्होंने जो साउथ में स्टेट्स हैं टू सिसिलीज उस पर अटैक किया, जिस पे गैरिबाल्डी ने, और उसको भी इटली में मिला लिया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे, उनको ही इटली का शासक बना दिया गया, यूनिफाइड इटली का किंग बनाया गया। तो मैप में यहाँ पर हम देख लें कि ये देखो छोटे छोटे राज्य हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, जिसमें नॉर्थ में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग एक समझ लें कि ये राज्य, ये जो हम देख रहे हैं ये है सार्डिनिया पिडमोंट का, ये दोनों ही जो हमें दिख रहा है सार्डिनिया पिडमोंट है। ये सार्डिनिया है साउथ में, और नॉर्थ में ये पिडमोंट का है, तो इसको हम कंबाइंडली सार्डिनिया पिडमोंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लोम्बार्डी, वेनेसिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्षेत्र जो है लोम्बार्डी का और वेनेसिया, इस पूरे एरिया पर जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, हैब्सबर्ग एम्पायर, उसका अधिकार था। तो ये जो पूरा क्षेत्र था लोम्बार्डी का और वेनेसिया का, यहाँ पर सार्डिनिया पिडमोंट ने ये लोम्बार्डी का जो क्षेत्र था ये ऑस्ट्रियन एम्पायर से छीन लिया, ऑस्ट्रिया से ले लिया। हालांकि जो वेनेसिया ये जो क्षेत्र है ये नहीं मिल पाया, फिर भी लोम्बार्डी का क्षेत्र मिल गया 1859 में। फिर उसके बाद दोबारा से जो सेकंड फेज़ आया तो उसमें ये टस्कनी और ये पेपल स्टेट्स जो हैं, तो यहाँ पर जो पेपल स्टेट हम देख रहे हैं और ये मोडेना, टस्कनी, इन सबको भी मिला लिया गया। पेपल स्टेट्स वो हैं जिस पर पोप का अधिकार था, जो जिनको सपोर्ट करते थे फ्रांस। तो पेपल स्टेट्स उन स्टेट्स को बोला जाता है जहाँ पर पोप का अधिकार था, इनके ऊपर रूल पोप करते थे, जो कि धर्मगुरु थे कैथोलिक्स के, जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। और साउथ में अगर हम यहाँ पर देखें, जो ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये टू सिसिलीज हैं, एक ये सिसिली और ये, इनको मिलाकर हम बोलते हैं किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। नॉर्थ को नेपल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिटी नेपल्स है उसके नाम से ये जो एरिया है इसको नेपल्स भी बोलते हैं। तो इनको कंबाइंडली हम किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के नाम से जानते हैं। तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज किस तरह से मिला इसमें, उसके लिए जो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी है उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर अटैक किया और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को इटली में मिला दिया गया। तो उसके बाद लास्ट में 1861 में ये जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो पूरा हो गया। हालांकि जो रोम है वो अभी तक पोप के पास था और वो इनको नहीं मिल पाया था। तो जो रोम का एरिया था, रोम का क्षेत्र था, वो अभी तक इनको नहीं मिला। और वो लास्ट में 1871 में फिर
इटली में शामिल हुआ। तो इटली का एकीकरण इस तरह से हुआ। हालांकि अधिकतर एरिया 1861 तक इटली के पास था, इसलिए हम कहें तो इटली का एकीकरण 1861 में हो चुका था और वो किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड वहाँ के बन चुके थे और बाद में रोम को भी उसी में मिला लिया गया। तो इस तरह से ये यूनिफिकेशन हुआ इटली का। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।